देखो स्टूडेंट, ऐसा है जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जितना कंटेंट आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, उसको मैं आशा करता हूँ कि आप जो है कॉपी में उसको नोट कर लें, क्योंकि जितना स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 1 इन साइक्लोरा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत हम बहुत से ऐसे पहलुओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे आप जान पाएंगे इस बात को कि किस प्रकार से वंशागति के लिए जो मॉलिक्यूल है, जो डीएनए है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से इसका रेप्लिकेशन होता है, किस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और ये सब बातों को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बड़ा मजा आएगा आपको इस चैप्टर को समझने में। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या जिसको कहते हैं हम आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? देखिए, आनुवंशिक पदार्थ ऐसे जटिल अणु हैं जो कि कुछ कोडेड फॉर्म में अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं। देखिए, हम जो कुछ हमारे अंदर लक्षण दिख रहे हैं, फिनोटाइपिक लक्षण की बात अगर हम करते हैं, तो वो सारे लक्षण कुछ संकेतों के रूप में एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। और उस मॉलिक्यूल को, उस मैक्रो मॉलिक्यूल को हम आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक वाल्डेयर ने यहाँ पर एक क्रोमोजोम की खोज की है। क्रोमोसोम, जिसको कि हम गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोजोम के अंदर उन्होंने क्या देखा कि क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोजोम ही अगली पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। क्लियर? अगर हम क्रोमोजोम के अंदर देखें तो क्रोमोजोम के अंदर छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं उनको कहते हैं हम जीन्स। क्या कहते हैं? जीन्स। ओके स्टूडेंट, जीन्स जो है, जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं हम डीएनए। किसका बना हुआ है? डीएनए, जिसको कहते हैं हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बस इसी चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनको कहते हैं फ्रेडरिक मिशर। तो सपोज ये सेल है यहाँ पर, और इस सेल के अंदर क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है ना? इस न्यूक्लियस के अंदर जो है, फ्रेडरिक मिशर ने एक ऐसा पदार्थ यहाँ पर देखा जिसको कि उन्होंने क्या नाम दिया? उसका नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? और इसी न्यूक्लिन को आल्टमैन एक साइंटिस्ट मिले। आल्टमैन ने इसी न्यूक्लिन को जो है न्यूक्लिक एसिड कहा। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा यहाँ पर एसिड? क्योंकि ये जो एसिड होता है ना, ये एसिडिक नेचर का है। जो पदार्थ यहाँ पर पाया जा रहा है, किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए, मेन चीज डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। क्लियर? अब बात ये आती है कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के, न्यूक्लिक एसिड है कितने प्रकार के, उसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो
न्यूक्लिक एसिड के टाइप अगर हम देखें, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स अगर हम देखते हैं तो ये दो टाइप के देखने को मिलेंगे। पहला उसमें होगा डीएनए और सेकंड होगा उसमें आरएनए। ठीक है बेटा, यहां पर डीएनए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर। और ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा इसको? क्योंकि डीएनए ही अगली पीढ़ी में जो है लक्षणों को ले जाने का काम करता है, इसलिए ये हमारा क्या है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जिसको हालांकि बाद में जो है साइंटिस्ट भी ग्रिफिथ हुए हैं, एबेरी, मैककार्टी, ये अनेक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको जो है प्रूफ, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आरएनए ये क्या है? तो आरएनए देखिए वैसे तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जहां जिन सेल्स के अंदर डीएनए है और आरएनए है, वहां पर आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। लेकिन जहां पर डीएनए मौजूद नहीं है वहां पर आरएनए किसका काम करता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी काम करता है। ओके, जैसे बहुत प्रकार के हमारे वायरस हैं, जैसे हम एचआईवी की अगर बात करते हैं, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए ही इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसको हम रिट्रोवायरस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स है न्यूक्लिक एसिड के? तो कंपोनेंट को जानने की कोशिश करते हैं तो यहां पर 3 कंपोनेंट है मेनली। पहला उसमें आता है पेंटोज शुगर। क्या आता है? पेंटोज शुगर। सेकंड आता है उसमें नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और अगला आता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। 3 चीजों के मिलने से जिस इकाई का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम क्या? न्यूक्लियोटाइड। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में कितनी है? 3 चीजें। कौन कौन सी? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ओके, एक दूसरा टर्म यहां पर समझेंगे जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले चलो इसी को लिख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में एक तो होगा शुगर, ठीक है, और दूसरा होगा नाइट्रोजनस बेस। मतलब न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास 2 चीजें हैं और न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 चीजें मौजूद होती हैं। क्लियर? पेंटोज शुगर की अगर बात करते हैं तो पेंटोज सबसे पहले क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इसके पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन, इसलिए इसका नाम पेंटोज शुगर पड़ा। ये पेंटोज शुगर है 2 प्रकार। एक शुगर होती है डीएनए में और एक होती है आरएनए। डीएनए में पाई जाने वाली जो शुगर है उसको कहते हैं हम डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए में पाई जाने वाली जो शुगर होती है उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोटाइड का जो सेकंड कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये 2 टाइप्स के हैं। वन इज कॉल्ड प्यूरिन एंड सेकंड इज कॉल्ड पिरिमिडीन। ओके, इसमें देखो प्यूरिन ये 2 टाइप्स के, एक को बोलते हैं एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन। पिरिमिडीन जो है इसको देखें तो ये दिस इज सी, साइटोसिन, एंड दिस इज थाइमिन। लेकिन स्पेशली आरएनए के केस में क्या होता है? आरएनए के केस में इस थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल।
एक बार पुनः मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वाइनिन, सी फॉर साइटोसिन एंड टी फॉर थायमिन एंड यू फॉर यूरेसिल। क्लियर? तो मैं समझता हूं न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो चुका होगा, वो नाइट्रोजनस बेस क्लियर हो गया होगा, नाइट्रोजनस बेस क्लियर हो गया होगा। और तीसरी चीज जो इसमें आती है उसको कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्या कहते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप भी जो है हमारे न्यूक्लियोटाइड का एक अभिन्न अंग है। ठीक है? PO4, इसको क्या कहते हैं? PO4, फॉस्फेट ग्रुप। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट क्लियर हो चुके होंगे। पहला उसमें शुगर था, पेंटोस शुगर, दूसरा उसमें नाइट्रोजनस बेस था, और तीसरा उसमें जो है, अरे यूं समझिए कि जैसे आपका एटम है ना, परमाणु है, परमाणु के जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से तीन पार्ट है। देखो ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें तीन कंपोनेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे एटम के, जैसे परमाणु के जो है तीन पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसके तीन पार्ट है न्यूक्लियोटाइड के, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम उसमें फॉस्फोरिक एसिड को हटा दें तो जो नाम हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो मैं समझता हूं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको अंतर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें हैं और न्यूक्लियोटाइड में हमारे तीन बातें हैं। देखो स्टूडेंट, ऐसा है जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जितना कंटेंट आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, उसको आप, मैं आशा करता हूं कि आप जो कॉपी में उसको नोट करते हैं, क्योंकि जितना आप कॉपी में नोट करेंगे उतना आपका रिवीजन भी होगा और बिल्कुल आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दूं। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम दो टर्म्स और समझते हैं यहाँ पर। एक है डुप्लीकेशन, सॉरी रिप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, और अगला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों हमारे डीएनए से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डीएनए से रिलेटेड। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। आप जानते हैं एक कोई भी सेल है, उस सेल से दो सेल अगर बननी है, भाई इसके पास जो है जितना डीएनए होगा उस डीएनए का डबल होना आवश्यक है ना। तो डबल होने के लिए डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ेगा, डुप्लीकेट होना पड़ेगा। अगर माइटोसिस सपोज हो रहा है और इसमें 20 क्रोमोसोम है तो यहां पर जो है 20 और 20 क्रोमोसोम, इसका मतलब डीएनए की डबलिंग होनी बहुत जरूरी है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है, या इसको कहते हैं हम हिंदी में प्रतिकृतिकरण। क्या कहते हैं? प्रतिकृतिकरण। ठीक है। और बेटा इसको जो है हम आगे जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पर सिर्फ आप इतना समझिए कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और वो जिस एंजाइम के थ्रू होता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या है उस एंजाइम का नाम? डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? उसके बाद जो है यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो देखिए सारी सूचनाएं बॉडी में जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो सब किसमें निहित है? डीएनए, जिसकी वजह से उसको जो है हमने क्या कहा है? आनुवंशिक पदार्थ कहा है। तो डीएनए की वो सूचनाएं जो है किसमें जाना? आरएनए, क्योंकि आरएनए की बड़ी खासियत है। देखो आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता, डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से डीएनए भी बनता है और डीएनए से आरएनए भी बनता है। तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वहां पर जिस एंजाइम का यूज होगा उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है उसका नाम? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है बेटा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए से और आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको अनुलेखन। अनुलेखन। और ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, आपकी जो
रेप्लिकेशन भी है और ट्रांसक्रिप्शन भी है। दोनों प्रक्रियाएं कहां पर होती हैं? न्यूक्लियस में होती हैं, केंद्रक के अंदर होती हैं, क्योंकि ये दोनों एंजाइम आपके केंद्रक में मौजूद है। क्लियर? इस डीएनए की सूचना आरएनए में जाती है, इसको हम अनुलेखन कह रहे हैं, और डीएनए से डीएनए के निर्माण को, इसको हम डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कह रहे हैं। इन दोनों को, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन को, हम आगे डिटेल में जो है डिस्क्राइब करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी और कोई भी डाउट्स हैं, दैट यू कैन कमेंट अस बिलो। फर्दरमोर इसके आगे का पार्ट हम जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक यू और